So Shrija, I'm recording this class for you. याद रखना मेरे को मिठाई जरूर खिलाना, पास हो जाओ तो। और नेक्स्ट टाइम से कान पकड़ लो, मेरे पास रहो या कहीं भी। एग्जाम के एंड में कहीं नहीं जाना है। क्या करना है आपको? शुरू से पढ़ाई करनी है ना? यस यस मैम। एग्जैक्टली तो सबसे पहले सप्लाई का कंसेप्ट समझेंगे, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हमें समझनी होंगी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। नाउ व्हाट इज सप्लाई? कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो सप्लाई और एक और टॉपिक है, वो है डिमांड। ठीक है ना? डिमांड अगर तुम देखो तो वो होता है हमेशा से कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। किसके पीओवी से होता है? कंज्यूमर के पीओवी से कंज्यूमर। ना। व्हाई कंज्यूमर? देखो, कोई भी कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि जब कोई भी प्राइस, ठीक है, 4 रुपए सपोज, या 5 रुपए कोई प्राइस, तो अगर वो सोचता है कि वो जो क्वांटिटी डिमांड करता है, मैं 2 किलो खरीद लूं उस सामान का, अगर वो प्राइस बढ़ के 7 रुपए हो जाएगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। यानी कि एक कंज्यूमर सोचता है कि मैं कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदूं। यानी जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो एक कंज्यूमर जो डिमांड करता है वो थोड़ा कम हो जाता है। दिस इज अ रिलेशनशिप जो आप डिमांड में देखते हो, जो आप डिमांड में देखते हो, जिसको लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। उसी तरीके से ये जो पर्सपेक्टिव था, ये था हमारा किसके पीओवी से? ये था हमारे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई हमेशा एक प्रोड्यूसर, ठीक है, या सप्लायर या सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आई होप आप लिख रहे होगे, ठीक है, आई होप आप लिख रहे होगे। तो कोई भी सप्लाई इन सारे चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एंड डोंट वरी, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग को बेसिक अकाउंट्स में जब तक नहीं करवाऊंगी मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने वो मतलब तुम लोग को फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। फाइन, 12th में जाओगे ना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बेसिक्स मैं सिखाऊंगी। और अगर तुम लोग लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाओगे तो मेरे यूट्यूब पे मैं जब लाइव जाऊंगी तो उसको अटेंड करना, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। और बहुत सारे क्लास 12 के मेरे पास वीडियो पड़े हुए हैं, मेरे यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, प्राइवेट लिंक्स भी है, मैं दे दूंगी उनको, आराम से देखना, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू के कुछ क्लासेस मेरे ऑलरेडी बहुत पहले के रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो तुम लोग आराम से उसको धीरे धीरे देख सकते हो। ओके ना? मैम हम लोग का क्लास 22 मार्च से स्टार्ट होगा। 12th का क्या? यस मैम। तो उसके पहले तुम लोग थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लो, उसके बाद तुम लोग देख लो तुम लोगों को क्या करना है, ऐसे कंटिन्यू करना है, वहां देखना है कुछ। 1 महीना यहाँ पढ़ के देख सकते हो तुम लोग को अगर लगता है कि हाँ ठीक है, हमारी पढ़ाई ऐसे हो सकती है, देन कंटिन्यू, वरना तुम लोग वहां पे ऑफलाइन क्लासेस देख लो। राइट? यस मैम। यस इट्स मैम। इट्स इट्स ओके, इट्स मैम कंप्लीट। अभी ऐसे भी तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे क्योंकि 4 मार्च सॉरी 3rd मार्च से एग्जाम है ना ऑफलाइन, जिसको ऑफलाइन देना था वो लोग 3rd मार्च से देंगे। तो तुम लोग नहीं जा रहे हो? नहीं हम लोग ऑनलाइन में चले गए। ओके ओके, हाँ, चीटिंग करना इजी होता है, समझ रही हूँ। चलो ठीक है, ध्यान दो, कल एग्जाम है। सो प्रोड्यूसर, सप्लायर या सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। यहाँ पे फंडा थोड़ा अलग है। एक प्रोड्यूसर की तरह सोचो, दिमाग लाओ, एक एक बनिया बुद्धि अपने अंदर घुसाओ, ठीक है? प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारा लालच बढ़ेगा, तुम बोलोगी हम सप्लाई भी ज्यादा करेंगे। जितना ज्यादा प्राइस बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा तुम मार्केट में सप्लाई करोगी, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली क्या कमाना है? पैसा। पैसा। सो ये बात समझ आ रही है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? अभी नो मैं मैम। सप्लाई का तुमको इतना अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी ना कि तुम बोलोगी कि ओ नाइस,
अब हम लोग इजीली सप्लाई चीजें पढ़ सकते हैं। अभी मैं जो जो पढ़ाऊंगी वही सारी चीजें तुम्हारे नोट्स में लिखी हुई हैं अलग लैंग्वेज में, पर यहाँ से पढ़ने के बाद यू विल फील कि वाओ, आई एम लर्निंग समथिंग वेरी नाइस। सो सप्लाई में हमने अभी क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है सप्लाई? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड। प्रोड्यूसर, सेलर, सप्लायर, एक काम अनेक नाम। ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? मैम बहुत इजी है लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। वही बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ेगा, इनकम फिनकम नहीं बोलो, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है। और इसको सप्लाई भी नहीं बोलते, इसको बोलते क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है। और इस रिलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव पॉजिटिव। रिलेशन। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या था? इनवर्स रिलेशन, यानी उल्टा रिलेशन। ये है पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा। इसका ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ, मैम या फिर यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हैं ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन बोलो, डायरेक्ट रिलेशन बोलो, ठीक है, बोल सकते हैं। एक चीज और, लॉ ऑफ सप्लाई को अगर हम टैब्यूलर तरीके से, लॉ ऑफ सप्लाई को अगर हम टैब्यूलर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टैब्यूलर कैसा मैम? कुछ इस तरीके का टेबल बना के, ठीक है, जहां पे मेरा एक जगह क्या होगा? प्राइस होगा, और एक जगह मेरा क्वांटिटी सप्लाइड होगा। प्राइस मेरा 10 रुपए था पहले, तो क्वांटिटी सप्लाइड 20 था। प्राइस मेरा बढ़ के 15 रुपए हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड मेरा 25 हो गया। तो क्या तुमको दिख रहा है? यही यही चीज को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का टैब्यूलर रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलते हैं? सप्लाई क्या बोलते हैं? बोलो। सप्लाई शेड्यूल में। वेरी गुड। इसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं? सप्लाई कर। कैसा होता है सप्लाई कर्व? देख लेते हैं। ये सब आप लिख रहे हो? आई होप सो लिख रहे हो। यस मैम लिख रहे। ये होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ऐसे करके एरो बना देंगे आप, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरिजिन, 0, ठीक है। यस मैम। जब प्राइस मेरा, ये P1 है, ये P2 है। जब मेरा प्राइस इतना था, जब मेरा प्राइस इतना था, तो ये भी इतना था, ठीक है। जब मेरा प्राइस इतना था, तो मेरा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया। ये मेरा QS1 है, ये मेरा QS2 है। तो सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जब मेरा प्राइस P1 पे था, तो मेरा क्वांटिटी सप्लाइड QS1 था, पॉइंट ए पे। जब मेरा प्राइस बढ़ गया टू P2, तो मेरा जो सप्लाई है वो भी बढ़ गया टू QS2 पॉइंट बी पे। दिस इज माई सप्लाई कर्व। अब इस प्राइस को तुम 10 और इसको 15 समझ सकती हो, इसको 20 और इसको 25 समझ सकती हो। लॉ ऑफ सप्लाई के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सप्लाई कर्व बोलते हैं। ये जो एस दिख रहा है तुमको, SS, ये क्या है? सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व। एनी डाउट्स? नो मैम।
एवरीथिंग इज क्लियर? बहुत ही क्लियरली सब कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, नाउ वी लर्नड 2-3 थिंग्स. क्या क्या पढ़ा हमने? यहाँ पे बस नोट कर रहे हैं तुम्हारे लिए. व्हाट आर द थिंग्स आई टॉट? द फर्स्ट वन वाज सप्लाई पीओवी. समझ आ गया वो. दूसरा हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है. तीसरा हमने पढ़ा कि टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई को बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल. फिर हमने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई को बोलते हैं सप्लाई कर्व. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे अजम्पशंस. फिर हम लोग पढ़ेंगे द डिटर्मिनेंट्स, द फैक्टर्स. ओके. और इलास्टिसिटी देखते हैं. ठीक है. तो हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं. अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग इसमें आते हैं, आपके नोट्स पे आते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैम अपने से बना बना के पढ़ा रही है, भगवान जाने क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा. ठीक है. तो देखो, आपका जो चैप्टर है उसमें सप्लाई, उसके डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? फैक्टर्स. अच्छा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है. उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी मूवमेंट अलोंग, शिफ्ट, रीजंस, एक्सेप्शंस. ये सब हम पढ़ेंगे, जिसमें से अभी तक 2-4 चीजें तो तुमको समझ आ गया हो. एक बहुत फेमस क्वेश्चन है तुम्हारे, स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस आता है. सबसे पहले तो समझ लो स्टॉक क्या होता है. तो स्टॉक कुछ भी नहीं है. स्टॉक कल भी मैंने आपको बताया था जब मैं अकाउंट्स पढ़ा रही थी आपको. वो क्वांटिटी है किसी कमोडिटी का जो आपके पास अवेलेबल है. स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है कल आपने मेरे से ऑलरेडी समझ लिया है. सप्लाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो सप्लाई क्या है? वो क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, वो क्वांटिटी जो जो कि क्या है बताओ? द क्वांटिटी जो कि एक सेलर, the quantity what which the seller or the firm or the company is willing and is able to offer for sale. देखो, एक्चुअली सेल नहीं हो जाता है. ठीक है. अगर मैं तुमको दिखाऊं तो एक्चुअली एक्चुअल सेल नहीं है. सप्लाई इज नॉट द एक्चुअल सेल, इज इट? मैं मार्केट में 10 किलो आलू उतार रही हूँ तो क्या वो 10 किलो आलू बिक गया? The answer is no. So it is not actual sale. सप्लाई का मतलब एक्चुअल सेल नहीं होता. इट इज वॉट द फर्म, द कंपनी इज विलिंग टू एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट at a particular time period. Any doubt? Any doubt? नो मैम। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है? क्लियर समझ आ रहा है? यस मैम। गुड. नहीं समझ आए, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हो. फाइन. बस उसको शेयर मत करना. देखो, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए, मैं ये लिंक आपके संग शेयर कर दूंगी तो आप इसको पढ़ सकते हो. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? बहुत बेसिक एग्जाम्पल है. ठीक है. कि एक सेलर के पास 50 टन शुगर है गोडाउन में. सेलर चाहे तो 30 टन, 37 रुपी पर केजी, ठीक है, वो चाह रहा है बेचना. फिर सेलर चाहे तो 30 टन जो है, मतलब जो पार्ट है जो वो बेचना चाह रहा है, दैट इज 30 kgs, लेकिन उसके पास कितना है? 50 kgs. तो सप्लाई 30 टन, वो एक पार्ट है स्टॉक का. यानी आपके पास जो स्टॉक होता है, देखो समझो बात को, ओके. माय पॉइंट इज कि जो सप्लाई है, मैं इंक अलग कर देती हूँ वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है.
सो जो स्टॉक है, सपोज ये स्टॉक है हमारे पास, दिस इज द स्टॉक। सप्लाई इसका एक पार्ट है, समझ रहे हो? उसके पास कितना था? 50 टन था, ठीक है। उसमें से वो 30 टन माल बेचना चाह रहा है, उसके पास अवेलेबल है। देखो क्या क्या था, वो चाह रहा है, वो कर सके, वो ऑफर करे एक पर्टिकुलर पीरियड पे, तो वो 30 टन चाह रहा है माल देना। तो सप्लाई क्या है? 30, और स्टॉक कितना था? 50। करंट स्टॉक कितना हो जाएगा उसके पास? 50 माइनस 30, 20। एम आई क्लियर? यस मैम। गुड। नाउ व्हाट इज मार्केट सप्लाई? देखो मैंने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल सब कुछ बना के दिखा दिया। अब व्हाट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व? देखो बहुत सिंपल सा बात है। हम लोग जब सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक या दो क्वांटिटीज में तो नहीं खेलेंगे, हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं। तो व्हेन, ध्यान से, व्हेन different individual markets, when different individual supply curves or when different individual supplies are merged together, जब हम सबको ऐड करते हैं साथ में, then we turn up with market supply, जो दिखाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट के सारे सेलर्स कितना क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल कर रहे हैं बेचने का और एबल कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ऑफर कर सके मार्केट में। यानी कि ऐसा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो सारे फर्म्स, सारे कंपनी, सारे सेलर्स आर विलिंग एंड आर एबल टू, ठीक है। यानी आपको बात समझ आया होगा, इंडिविजुअल का बहुत सारा मर्ज करके। अब क्या है फैक्टर्स जो पर्सनल सप्लाई को इफेक्ट करते हैं? यानी हमने सप्लाई तो पढ़ लिया, व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, इन्हीं को डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, इन्हीं को डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। फाइन। नाउ प्राइस ऑफ द कमोडिटी देख लेते हैं क्या है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है? देखो प्राइस का मतलब मैंने ऑलरेडी तुमको बता रखा है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी को तुम कभी भी ये नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सा है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी को बहुत सिंपल सा तुम लेते हो कि जब भी प्राइस एनहांस होगा तुम्हारा सप्लाई क्या होगा बेटा? सॉरी, सप्लाई तो बढ़ेगा ना मैम। अरे हाँ मैं डिमांड में चली गई, सॉरी। तो सप्लाई भी तुम्हारा इंक्रीज होगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ेगा तो द फर्म विल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। विद द राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द सप्लाई विल ऑल्सो राइज, एंड विद द fall in price the supply will also fall, right? Now what are the price of the factor of production? आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, क्या क्या होता है मैम? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब आपने पढ़ा है ना, द फोर फैक्टर्स, द 4 F, ठीक है। तो अगर मेरा, सपोज मैं एग्जांपल दे रही थी एक सिगरेट फैक्ट्री की, ठीक है, एक सिगरेट फैक्ट्री का मैं एग्जांपल देती हूँ। तो एक सिगरेट बनाने के लिए क्या क्या लगता है? टोबैको लगता है, फिल्टर पेपर लगता है ना, तुम्हारा व्हाइट शीट लगता है, व्हाइट रोलिंग शीट जिसको बोलते हैं, ठीक है, और पानी, वाटर, वॉटेवर, मशीनरी, ये सब क्या है? दीज आर द इनपुट्स। साथ में क्या लगेगा? लेबर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये सब कुछ क्या है? इनपुट फैक्टर्स ही है ना, ये सब मिलके ही तो बनाता है एक सिगरेट। सब नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? माय पॉइंट इज, अगर किसी भी एक इनपुट का प्राइस बढ़ जाएगा, आई रिपीट, किसी भी एक इनपुट का प्राइस अगर बढ़ा, तो क्या मेरा जो सिगरेट पहले 10 रुपए में बिकता था वो 11 रुपए का हो सकता है? हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो यानी अल्टीमेटली मेरा प्राइस बढ़ यस जाएगा, मैम। अल्टीमेटली मेरा प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि अगर, ठीक है, मेरा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कुछ का भी कॉस्ट, जो कल कॉस्ट पढ़ रहे थे आप लोग, कल बार बार पढ़े थे ना, सीओजीएस, ठीक है, वो अगर मेरा बढ़ता है तो उसकी वजह से यस भी मेरा प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा तो सप्लाई पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन प्राइस होगा
जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग चाप के करेंगे। इसके वजह से हो सकता है कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो इधर शिफ्ट कर जाए। सप्लाई कर्व ऐसा होता है ना, सप्लाई कर्व तो ऐसा होता है, और सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना मतलब सप्लाई कम होना। यानी अगर मेरा इनपुट का प्राइस बढ़ा, ध्यान से सुनना, अगर मेरा कमोडिटी यानी आउटपुट का प्राइस बढ़ता है तब तो मेरा सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन अगर मेरा इनपुट का प्राइस बढ़ता है तो मेरा सप्लाई कम हो सकता है। इसका ये होगा, इसका क्या होगा, इनपुट प्राइस है, हाँ इनपुट प्राइस, आउटपुट नहीं। ठीक है। और प्रोड्यूसर बेचारा जो है वो चाहेगा कि वो एक गिवन प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी सप्लाई करे। ठीक है। एज अगेंस्ट इट, अ प्रोड्यूसर में सप्लाई मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इफ प्राइसेस ऑफ फैक्टर फॉल। अगर किसी का प्राइस, इनपुट प्राइस मेरा गिरता है अगर, तो मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कम दाम में ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है ना। मेरे 11 रुपए पहले कॉस्ट पड़ता था किसी चीज का, आज के दिन पे उसका कॉस्ट 10 रुपए हो गया, तो मैं ज्यादा प्रॉफिट लगा के बेचूंगी, मुझे तो मजा ही आएगा। तो मैं चाहूंगी ना कि मैं इस दाम पे ही या इसी दाम पे मैं ज्यादा ज्यादा बेचूं, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। पहले सपोज तुम जो तुम्हारा पूरी कचौड़ी का बिजनेस है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, बहुत चीप है एग्जाम्पल पर समझ लो, पूरी कचौड़ी का बिजनेस है, पहले तुम 10 रुपए में 4 पूरी बेच पाती थी, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट था, उसमें तुम प्रॉफिट वॉफिट लगा के 10 रुपए में बेच पाती थी। अचानक आलू का दाम कम हो गया, ठीक है, आलू का दाम कम हो गया, तो तुमको 4 पूरी बनाने में पहले, मान लो 4 पूरी बनाने में तुमको पहले लगता था 7 रुपए, तुम 3 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचती थी। आज के दिन पे तुम्हारा यही 7 रुपए का कॉस्ट हो गया 5 रुपए। ठीक है। तो 5 + 3, क्या तुम ये 7 रुपए करोगी? आंसर इज नो। तुम बोलोगी बेटा हम 10 ही में 4 बेचेंगे, हम क्यों अपना प्राइस कम करें, हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो 5 रुपीज प्लस 5 रुपीज का प्रॉफिट लगा के तुम बेचोगी, तो तुम चाहोगी इसी प्राइस पे तुम ज्यादा से ज्यादा माल बेचो। यानी तुम्हारा इनपुट का प्राइस गिरा, तुम्हारा नॉर्मल प्राइस उतना ही रहेगा, और तुम अपना सप्लाई क्या करोगी, बढ़ा दोगी। तो क्या ये क्लियर हो गया? यस मैम। मजा आ रहा है? अरे यस मैम। yes, मैम। चलो, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ना व्हाट इज इट? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, मेरा टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्शन भी अपने आप बढ़ेगा, यानी वाइस वर्सा मेरा सप्लाई भी अपने आप बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। आज अगर मैं तुमको सामने बैठ के पढ़ाऊं, ये करूँ वो करूँ, हाथ से लिख के कराऊं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आज के दिन पे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल देखो, टेक्नोलॉजी, तुम बैठी हो बिहार में, मैं बैठी हूँ कैलकाटा में, हम लोग बैठ के इजीली सेम रियल टाइम पे, यानी 2:15 सॉरी 1:15 पे हम दोनों अभी स्क्रीन पे बैठ के पढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी है ना। प्रोडक्शन तो इसकी वजह से बढ़ेगा ही ना, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से आई विल बी एबल टू सप्लाई मोर इन द रियल टाइम बेसिस, which will ultimately increase my supply. यूनिट टैक्स, देखो सरकार टैक्स लेता है ना पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे, ठीक है, सरकार टैक्स लेता है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। सब जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स मैं बोल रही हूँ, कोई चीज बनाने के लिए मुझे टैक्स देना पड़ता है। अगर ये टैक्स पहले 10% था, आज के दिन पे टैक्स को गवर्नमेंट ने 3% से घटा दिया, यानी ये टैक्स 10 नहीं आज 7% है। तो मेरा टैक्स कम लग रहा है, मेरा टैक्स कम लग रहा है, टैक्स कम लग रहा है विल अल्टीमेटली रिड्यूस माय कॉस्ट। टैक्स कम लग रहा है विल अल्टीमेटली रिड्यूस माय कॉस्ट। कॉस्ट का कम होना मतलब प्रॉफिट का बढ़ना। प्राइस तो इतना ही था, पहले कॉस्ट इतना लग रहा था तो मैं प्रॉफिट इतना कमा रही थी, अभी मेरा कॉस्ट इतना हो गया तो मैं प्रॉफिट इतना कमाऊंगी, यानी मैं सप्लाई भी ज्यादा करूंगी। जो इनपुट वाला केस था वही है यूनिट टैक्स का भी केस। एग्जाम्पल पढ़ोगे समझ आएगा, डोंट वरी, ये लिंक तुम तक पहुंच जाएगा।
इसके बाद है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। बहुत सिंपल है ये, प्राइस ऑफ अदर गुड्स बहुत सिंपल है। तुम सोचो, अगर एक फर्म प्रोड्यूस करता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट, उसके रिसोर्सेज जितने भी हैं उससे वो एक से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करता है, तो अगर मेरा प्राइस बाकी गुड्स का बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान से, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड इंड्यूसेस द फर्म टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द अदर गुड। उसको दिख रहा है कि अरे भाई प्राइस तो बढ़ रहा है मार्केट में, तो हम क्यों नहीं ज्यादा सप्लाई करें, ठीक है, और गुड्स जो है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सस्ता पड़ेगा। बहुत सिंपल सा चीज है, देखो बात समझो, वो बहुत सारी चीजें अगर प्रोड्यूस कर रहा है अपने गिवन रिसोर्सेस से, तो अगर किसी का भी प्राइस बढ़ता है तो ही विल सप्लाई मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना, टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा कमाएगा ना वो। वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। प्राइजेस को वो अनचेंज रखेगा, जो प्राइस पे वो पहले बेच रहा था उसी प्राइस पे बेचेगा, भले उसका कॉस्ट कम आ रहा हो, डजंट मैटर, फाइन। देन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? दो ऑब्जेक्टिव्स होते थे, पहले होते थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, अलग अलग सबके क्या होते हैं बताओ, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कभी कभी जो फर्म होता है वो कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करे, वो अपना सप्लाई इंक्रीज करे ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। वैसे कोई कोई होता है कि अपना सेल को बढ़ाए या ज्यादा लोगों को, मतलब मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कराए अपने सामान का, अच्छे से उसको ऑप्टिममली यूज करे, कॉस्ट कम रखे, तो उसके बेसिस पे भी सप्लाई फर्क पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स है जो एक पर्टिकुलर कंपनी या फर्म के सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ओके, अरे यार क्या खुल गया, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। अब ये अलग टॉपिक है। क्या है टॉपिक? टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो मार्केट की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मार्केट की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑफ कोर्स मार्केट हो या इंडिविजुअल फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे तुमने जो इंडिविजुअल के लिए पढ़े हैं वही सेम चीज तुम्हारे मार्केट के लिए भी अप्लाई एप्लीकेबल है, मार्केट के लिए भी सेम चीज लगती है। तो जो तुमने पढ़ा, प्राइस, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट टेक्नोलॉजी, यूनिट टैक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ मार्केट के लिए भी सेम है। बस फर्क इतना है कि वो इंडिविजुअल की नजर से सोच रहे थे, अभी तुम मार्केट की नजर से सोचोगे। चलो, नाउ नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, ये कुछ अलग टाइप का है। सुनो, मार्केट में जितना ज्यादा कंपनी होगा उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, डोंट यू थिंक सो? यस और नो? Yes, ma'am. जितना ज्यादा कंपनीज उतना Yes, ज्यादा, ma'am. यस, उतना ज्यादा कंपटीशन। तो नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री इंक्रीजेस, तो तुमको नहीं लगता मार्केट में ये सप्लाई करेगा, ये भी सप्लाई करेगा, ये भी सप्लाई करेगा, ये भी सप्लाई करेगा, तो मार्केट सप्लाई बढ़ेगा? ये सब लोग अगर, ये सब लोग अगर सिगरेट कंपनीज हैं, सब लोग सिगरेट बनाएंगे, तो मार्केट में सिगरेट का सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा मैम। ऑफ कोर्स बढ़ेगा, वही बोलना चाह रही हूँ। चलो, ये सप्लाई डिक्रीज भी होगा कि अगर कुछ कुछ इंडस्ट्री या फर्म्स छोड़ना शुरू करेंगे। कितने सारे थे ना, सब लोग सिगरेट प्रोड्यूस कर रहे थे, सब लोग सिगरेट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, बना रहे थे सबके सब सिगरेट, तो मार्केट सप्लाई मेरा बढ़ा हुआ था पूरा, ठीक है। अब धीरे धीरे करके एक एक करके हटना शुरू हुआ, तो अल्टीमेटली क्या होगा? मार्केट सप्लाई, घट जाएगा। एग्जैक्टली माय पॉइंट, वेरी गुड, समझदार हो यार तुम, वेरी समझदार। अब चलो एक और समझदारी वाली बात करो, हम्म,
ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सपोज, ठीक है, गोल्ड, अगर सप्लायर को खबर पड़ जाए, अगर सप्लायर के कान में खबर आ जाए कि अभी क्या चल रहा है, करंट डेट है 2021 फरवरी, कि 2021 अगस्त तक सोना का जो दाम है वो 20% से बढ़ जाएगा, तो आज के दिन पे सप्लायर ना सोना को अपने पास रखेगा, सप्लाई थोड़ा कम कर देगा। सही है? हाँ, यस मैम। अगर यस उसको मैम। भनक पड़ता है कि 2021 अगस्त तक सोना का दाम 20% से घट जाएगा, तो आज के दिन पे वो सप्लाई क्या करेगा? कम कर देगा। हैं? यहाँ पे सप्लाई वो कम कर देगा, यहाँ तो बढ़ा देगा ना। अगर उसको पता चलेगा अगस्त तक यस 20%, मैम, बढ़ा देगा, सॉरी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये तो बढ़ा देगा अभी सप्लाई। इस चीज को क्या बोलते हैं? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सप्लाई फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े थे, है ना, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस पढ़ा था तुमने इकोनॉमिक्स में मेरे से, उसी तरीके से एक सप्लाई फंक्शन भी है। फाइन। एक हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, एक हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, एक हम पढ़ेंगे मार्केट सप्लाई फंक्शन, जो भी दो टाइप का है। इसके बाद हम लोग मूवमेंट अलोंग शिफ्ट, ये दोनों चीज पढ़ेंगे, किसका? सप्लाई का, जो कि रिलेटेड है सप्लाई कर्व से। टेल मी, यू एंजॉयिंग द क्लास और नॉट? यस मैम। यस मैम। ओके, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसके बीच में मैम? ऑफ कोर्स सप्लाई और फैक्टर्स के बीच। फैक्टर्स पढ़ा था ना, प्राइस, यूनिट, पढ़ा था ना अभी। तो सप्लाई और फैक्टर्स के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? यस मैम, पढ़े थे। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। इसको हम लोग SX से जानते हैं, विच इज F फॉर फंक्शन, PX मतलब प्राइस ऑफ द गिवन प्रोडक्ट, PO मतलब अदर गुड्स, PF मतलब फैक्टर्स, ST मतलब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, T मतलब टैक्सेशन एंड O मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। मैम मार्केट सप्लाई वाला बता दीजिए ना जल्दी से, अभी, बस अभी अभी। मार्केट सप्लाई का क्या है मैम? वही है, सेम चीज, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई, ऊपर वाले में था इंडिविजुअल सप्लाई एंड द फैक्टर्स, यहाँ पे मार्केट सप्लाई एंड द फैक्टर्स। हमें पता है कि मार्केट सप्लाई अफेक्ट होता है फैक्टर्स से, इंडिविजुअल सप्लाई का कौन से फैक्टर्स से मैम? ऑल द फैक्टर्स। साथ साथ में वो अफेक्ट होता है और भी कुछ फैक्टर्स से, जैसे कि फैक्टर्स, नंबर ऑफ फर्म्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो अभी अभी तुमने पढ़ा। यानी SX इज इक्वल टू F, जो पहले वाला था वो तो था ही, O तक था ना, उसके बाद और 3 आ गए, कौन कौन से? नंबर ऑफ फर्म्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मैम ये वाला तो हमें पढ़ा ही नहीं, मैं अभी बताती हूँ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ कोई चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ, सपोज वो बिहार में है, और मुझे वो चीज सिर्फ बिहार में बेचूंगी तो मुझे प्रॉफिट है, या समझो रास्ता अच्छा सा बन जाए एक वेस्ट बंगाल के लिए, एक मुंबई के लिए, एक इधर के लिए, एक उधर के लिए, और मैं ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर सकूं, तब मैं ज्यादा खुश होंगी और ज्यादा कमाऊंगी। ऑफ कोर्स द सेकंड वन, यानी अगर ढंग का ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो मैं ज्यादा कमा सकती हूँ, तो मैं सप्लाई भी ज्यादा करूंगी, है ना। और C for communication. Communication and transportation both are very important for a business to run. If communication is not there, एक जगह से दूसरी जगह तक मैं communicate ही नहीं कर पा रही हूँ, तो business functions ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेरा अच्छा communication है, अगर मेरा अच्छा transportation है, तो मेरा supply भी automatically बढ़ जाएगा। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा फंक्शन है, ये सारे तुमने इंडिविजुअल में भी पढ़े थे, और ये सारा स्पेशली मार्केट के लिए है।
ठीक है, तो ये सारे इंडिविजुअल वाले तो हैं ही, साथ में कुछ मार्केट के लिए एक्स्ट्रा भी है। समझ आ रहा है? कल अगर आपकी इस चैप्टर का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो फिर तो क्या ही मैं बोलूं। नो मैम, अच्छा जाएगा। जाना चाहिए भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे से, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, तो मैंने अपना बेस्ट दिया है अपने टाइम पीरियड में। आई होप आप भी अपना बेस्ट करो, है ना? यस मैम, ऑफ कोर्स मैम। यस, यू शुड डू योर बेस्ट। आज जो सप्लाई शेड्यूल में आ जाते हैं। देखो, सप्लाई शेड्यूल एक बहुत मजेदार चीज है जो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विच इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ा था? टैब्यूलर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई। वो भी दो टाइप का होता है। कौन सा मैम? अरे ऑफ कोर्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल वाला कैसा दिखेगा? और मार्केट वाला कैसा दिखेगा? ये देखो, ये तो मैंने दिखाया था तुमको अभी पावर पॉइंट वाले में, प्रेजेंटेशन में दिखाया ना मैंने। 10 था तो यस 50 मैम। हुआ, 20 था 100 हुआ। बेसिकली प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। सिंपल, यही पढ़ा। मार्केट वाला देखते हैं, मेन जो तुमने देखा नहीं। तो मार्केट वाले में क्या होगा कि जब बहुत सारे इंडिविजुअल सप्लाईज हम लोग ऐड करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाईज को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये देख रहे हो, इंडिविजुअल सप्लाई यूनिट्स है, ए का, बी का। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तब मेरा वही निकल के आता है। मतलब बनेगा कुछ ऐसा ही, बस फर्क क्या है, बहुत सारों को हम ऐड करेंगे और ये प्राइजेस के बेसिस पे इसको देखेंगे। समझ रहे हो? यस मैम। गुड। सप्लाई कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है, मैंने समझा दिया ऑलरेडी आपको। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसा होगा? कुछ इस तरीके का। और मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा? बिल्कुल इसी तरीके का होगा, बस एडेड होगा सब कुछ, है ना? इस तरीके का। अलग अलग कर्व्स को अगर तुम ऐड करोगे, मतलब एक ही ग्राफ में अगर तुम ऐसे प्लॉट करते हो और फिर तुम तीनों को ऐड करोगे टैब्यूलर को, तो ऐसा ही एक एक निकल करके आएगा ऐसा। और क्या, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। अब एक चीज, अदर थिंग्स बीइंग द कांस्टेंट, जो तुमने डिमांड में भी अगर पढ़ रखा होगा तो हम इसको बोलते हैं सेटेरस पेरिबिस। इसको बोलते हैं अजम्पशन। क्या बोलते हैं? अजम्पशन। मतलब सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट, फिक्स्ड, अनचेंज्ड। सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होगा, वो है प्राइस। क्या है? प्राइस। ऑल द फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम एक्सेप्ट द प्राइस, उसको हम बोलते हैं सेटेरस पेरिबिस। सेटेरस पेरिबिस मींस प्राइस, सिर्फ प्राइस। प्राइस किसका? अच्छा हाँ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सिर्फ वो ही चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ क्या होगा? फिक्स्ड, कांस्टेंट या अनचेंज्ड। इसी को बोलते हैं सेटेरस पेरिबिस। एक बार इसको बस रीड करो, एक बार इसको बस रीड करो इस लाइन के साथ।
ओके फाइन, वी आर डन विद दिस। आगे बढ़े। यस मैम। पढ़ लिया तुमने? यस मैम। चलो यस मैम, पढ़ लिया। नाइस नाइस गुड। ये देखो सेटेरिस पेरिबिस पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई आपको पता है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं ये देखो, स्टेटमेंट लिखा हुआ इट इज एक्सप्लेन्ड ऐसा करके, ओनली द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। सिर्फ क्या चेंज होता है बता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्राइस चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेटेरिस प्राइस। पेरिबिस रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा देखो, लॉ ऑफ सप्लाई में ओनली द प्राइस चेंजेस, इधर इट राइजेस इधर इट फॉल्स, उसके रिलेशन में मेरा सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम रहता है मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो ये तुमको लिखना पड़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, इफ द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी rises या increases the supply increases and if it falls the supply falls। ठीक है, other factors remaining the same। डायग्राम तुमको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे जो सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी सप्लाइड। याद रखोगे, अगर ये कर्व इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर ये इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसको एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ओके, इसको एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे रहा, एक्सपेंशन कब होगा? जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा। एक्सपेंशन कब होगा? जब ये जो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है ना, ऊपर की तरफ है और इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब सपोज मेरा मेरा प्राइस पहले 10 रुपए था, अभी 15 हो गया। तो जब 10 था, ठीक है, 10 था तो मेरा क्वांटिटी सप्लाइड इतना था। जब 15 हो गया तो मेरा क्वांटिटी सप्लाइड इतना हो गया। तो ये जो ए से बी की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब इस तरफ हुआ है, ये कौन सा शिफ्ट है? राइटवर्ड। तो इस राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। यही अगर 15 से 10 की तरफ शिफ्ट होता, मतलब यहां से यहां की तरफ शिफ्ट होता, तो वो बी से ए की तरफ शिफ्ट हो जाता, यानी लेफ्टवर्ड, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन समझ आया? यस मैम। हाँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मूवमेंट अलोंग। ये जो प्रोसेस तुमने पढ़ा एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मूवमेंट या फिर चेंज। और यहाँ पे हम लोग सप्लाई को बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे एक्सपेंशन आता है और कॉन्ट्रैक्शन आता है। यहाँ पे मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व के अंदर ही। अब जो पढ़ने जा रहे हो वो है शिफ्ट। वो जो पढ़ने जा रहे हो आप वो है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वर्ड यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे प्राइस को फिक्स रखते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। मतलब सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, बी इट द गवर्नमेंट पॉलिसी, बी इट द नंबर ऑफ फर्म्स, बी इट द टैक्स, बी इट एनीथिंग, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वो सब कुछ चेंज हो रहा होता है। प्राइस अपना फिक्स्ड होता है। तो इसका जो कर्व होता है वो बहुत अजीब सा होता है, प्राइस एक जगह फिक्स्ड है, कर्व जो है मेरे बस वो ऐसा ऐसा होता है, वो ऐसा बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, इस टाइप का कुछ। ये देखो दिख रहा है, प्राइस मेरा फिक्स्ड है,
ठीक है, मेरा सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बढ़ेगा तो मेरा एक कर्व आगे चला जाएगा और इधर आएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई कब होता है? जब मेरा कोई भी फैक्टर चेंज होता है। और डिक्रीज इन सप्लाई भी सेम चीज है। अगर मेरा मान लो फैक्टर इनपुट प्राइस बढ़ गया मेरा तो मेरा सप्लाई कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी मान लो आउटडेटेड हो गया, मैं जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी वो खराब हो गया, आउटडेट हो गया, मार्केट में नहीं चलता है, तो उसके वजह से मेरा सप्लाई कम हो जाएगा, है ना। टैक्स बढ़ गया गवर्नमेंट का, मेरा सप्लाई कम हो जाएगा। तो तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है कोई ऐसा पॉइंट देके और फिर तुमको बोलेगा बताओ सप्लाई सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, सप्लाई एक्सपैंड होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर शिफ्ट है तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर किसी और फैक्टर में, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में चेंज आता है तो वो इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई का केस है, दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का केस है। तो तुमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं एक छोटा सा रिवीजन का तुमको बना दूंगी तो उसमें तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और मजेदार चीज है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा ना तुमने? लॉ ऑफ सप्लाई में क्या था? जहां पे मेरा प्राइस बढ़ेगा मेरा सप्लाई भी बढ़ेगा। लेकिन ये कहीं कहीं काम नहीं आता और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अब वो एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई का देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल तो पॉजिटिव रिलेशन होता है ना, P इंक्रीज एस इंक्रीज, बट यहाँ हो सकता है P इंक्रीज एस डिक्रीज। ये होता है एक्सेप्शनल केसेस। जैसे तुम लोग एक्सेप्शनल हो, कोई कोई बच्चे एकदम जनवरी फरवरी में पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तुम लोग तो महान एग्जाम के एक दिन पहले चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, तो तुम लोग हो एक्सेप्शनल केसेस। तो वैसे एक्सेप्शनल केसेस के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ओके। ओके मैम। हाँ, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या है देखो, कभी कभी होता है कि प्राइस जो है और क्वांटिटी जो है वो साथ में बढ़ते नहीं है कुछ रीजंस की वजह से। सपोज चेंज इन स्टॉक, जब मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ किसी कमोडिटी का तो सेलर्स चाहेंगे वो ज्यादा बेचे, लेकिन हो सकता है वो नए स्टॉक से नहीं बेचना चाहे, अपने ओल्ड स्टॉक का प्राइस मतलब बेचना चाहे। सपोज मेरा माल 1 साल से पड़ा हुआ है गोडाउन में और मेरा अभी अभी नया नया माल आया है। ठीक है, अभी मेरा नया नया माल है, वो जो न्यू वाला माल मेरा आया हुआ है, मैं उसको नहीं बल्कि पुराने वाले को बेच करके खत्म करना पसंद करूंगी। तो हो सकता है कि मैं पहला वो वाला बेचूं, तो इसकी वजह से मेरा जो नया स्टॉक के साथ मेरा लॉ ऑफ सप्लाई वो मैच ना करे। ऑन द अदर हैंड, प्राइस अगर मेरा कम हो जाए, सब सुनो समझो ध्यान से, प्राइस अगर मेरा कम हो जाए तो सेलर्स चाहेगा कि वो अपना स्टॉक तो क्या करे, इंक्रीज कर ले ताकि वो लॉसेस से बच सके। तो चेंज इन स्टॉक होता है कभी कभी, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि हाँ चलो वी विल नॉट यू नो स्टार्ट विद दिस, विल नॉट सेल फर्स्ट द प्रोडक्ट्स, तो पुराने उनको पहले बेचते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, कभी कभी प्राइस बढ़ने से वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में यही इतना ऐसा ही बोला है और कुछ बोला भी नहीं है। बोला कि अगर प्राइस इंक्रीज करता है, प्रोड्यूसर सोचते हैं कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे ताकि वो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और कभी कभी प्राइस गिरने की वजह से वो सोचते हैं क्या कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा कम कम बेचे। बेसिकली ये सब लॉ ऑफ सप्लाई के केसेस हैं। मतलब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक में क्या हो रहा है, मेरा प्राइस मेरा नया नया स्टॉक आ रहा है जिसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे पहले अब पुराना वाला स्टॉक निकाल दे ज्यादा दाम पे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रहा है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, प्रॉफिट लॉस में प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रहा है। ये सब लॉ ऑफ सप्लाई के केसेस है। अब जो तुम केसेस पढ़ोगे ना, अब जो मेरे से केसेस पढ़ोगे ना, वो है एक्सेप्शन। इतने देर से हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे थे, इतने देर से हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे थे। अब जो केसेस पढ़ेंगे वो होगा
बुद्धिमान केस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, गोल्ड वाला बात सुना था कि गोल्ड में आज के दिन पे प्राइस जितना है, द लॉ विल नॉट अप्लाई इफ देयर आर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में मेरा सोना का दाम बढ़ जाएगा, तो आज के दिन पे बढ़े हुए दाम पे भी हम नहीं बेच रहे हैं, हम फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो वहां पे मेरा लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। एग्रीकल्चरल गुड, ठीक है, मेरा सामान सड़ जाएगा तो आज के दिन पे कम दाम पे भी हम चीज निकाल सकते हैं, है ना। या हो सकता है कि सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड डिपेंड करे। सपोज आज के दिन पे अनियन, सपोज हाँ, का दाम 100 रुपए किलो है, फिर भी हम 50 किलो ही सप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर मेरे पास माल ही नहीं है, मेरे पास माल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सही में फसल खराब हो गया। पेरिशेबल गुड्स, दूध, मछली, ठीक है, फूल, सब खराब हो जाएगा। हो सकता है मार्केट में प्राइस ज्यादा बिक रहा हो, पर मेरा सामान सड़ने की वजह से हम जल्दी सस्ते में उसको बेच के निकाल दे, फर्क नहीं पड़ता कितना मिले, जितना ही मिलेगा बेच के हटा देंगे। रेयर आर्टिकल्स, मोनालिसा का पेंटिंग, सपोज उसका सप्लाई फिक्स्ड है, एक ही पीस है वो, तो अब चाहे वो 50 करोड़ में बिके या 10 लाख में बिके, हजारों करोड़ में बिके, डजेंट मैटर, मेरे पास एक ही है, तो मैं कितना भी उसका प्राइस बढ़ जाए मेरा सप्लाई उतना ही रहेगा। बैकवर्ड कंट्रीज, बैकवर्ड कंट्रीज में क्या होता है देखो, एप्लीकेबिलिटी खो देता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज कर ही नहीं सकते वहां पे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कितना भी बढ़ जाए, मियरली बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस हम लोग सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का प्रोडक्शन बहुत ही फिक्स्ड होता है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, दिक्कत होता है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? द रिस्पॉन्सिवनेस, द रेस्पॉन्सिवनेस, कि अगर मेरा प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो मेरा सप्लाई कितने परसेंट से बढ़ रहा है, ठीक है, कि मेरे इतने से चेंज ऑफ प्राइस से कितना ज्यादा सप्लाई में फर्क पड़ रहा है, मेरे इतने चेंज ऑफ प्राइस से कितना ज्यादा सप्लाई में फर्क पड़ रहा है, द रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज द कीवर्ड। ओके, नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसको हम, अच्छा, प्राइस की वजह से जो सप्लाई में चेंज आता है उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। उसके साथ अलग अलग टाइप के इलास्टिसिटीज आते हैं तुम्हारे यहाँ पे, सम्स है कुछ। एक है परसेंटेज मेथड या फ्लक्स मेथड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला वाला, एक तो रुक जाओ, एक स्टेटमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, एक इट इज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किस चीज का? कि इतना चेंज इन प्राइस की वजह से इतना चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। तो बेसिक सा बात है। अभी तुम लोगों को हम लोग मेथड्स दिखाएंगे, विच इज हाउ कैन यू कैलकुलेट, ठीक है। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ पे तुमको कुछ अलग अलग चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक निकाल सकते हो तुम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये सब मत देखो, मैं बताऊंगी, सब मत देखो, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन क्वांटिटी बहुत सिंपल है। पहले मेरा प्राइस 10 रुपए था, पहले मेरा प्राइस 10 रुपए था तो मैं 5 किलो माल सप्लाई करी थी। फिर मेरा प्राइस 15 रुपए हो गया तो मैं 7 किलो माल सप्लाई कर रही हूँ। तो देखो चेंज इन प्राइस कितना है, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस, दिस इज द न्यू प्राइस, तो चेंज इन प्राइस इज 5 रुपीज एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज 2 kgs। तो बहुत सिंपल है निकालना, माइनस करके निकालना है, बुद्धि। अभी फॉर्मूला में मत जाओ, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, अभी बुद्धि लगा सकते हो बस, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी निकाल सकते हो, चेंज इन प्राइस निकाल सकते हो, मैं बता दी कैसे। परसेंटेज मेथड बहुत सिंपल है, परसेंटेज मेथड में कुछ नहीं करना है, बस ऐसा लिखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैम कैसे निकालेंगे? कभी कभी क्वेश्चन में तुमको परसेंटेज दे देता है, अगर नहीं दिया तो तुम नहीं निकाल सकते हो क्या? 10 रुपए से 15 रुपए में चेंज हो गया, मतलब 5 रुपए, तो परसेंटेज बताओ तो कितना है? 5/10 इंटू
100, यही ना परसेंट चेंज हुआ, यानी 50% से चेंज हो गया, यानी ऊपर 50 आएगा। और प्राइस में कितना था, 2 रुपए ना, 2/5 इंटू 100, 20, 40, 50%, 40%। ये नहीं निकाल पाओगे ऐसे? अरे बोलो। यस मैम, हो जाएगा। हाँ, अब कुछ परसेंटेजेस है यहाँ पे, बेसिक है, तुम लोग को क्योंकि लिखना नहीं है तो इतना बुद्धि मत लगाओ अभी फिलहाल के लिए, तो टाइम है नहीं, तो इजीली चीजें निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है ये सब, अभी दिमाग में मत लो, बहुत सिंपल है, प्रोपोर्शन मेथड है ये। मैं बस फॉर्मूला बता देती हूँ, एक परसेंटेज वाला फॉर्मूला तुमको याद रहेगा, एक और फॉर्मूला है, और वो ये है, दैट इज, अच्छा, इस ट्रायंगुलर का मतलब और कुछ नहीं है, इस ट्रायंगल का मतलब है चेंज इन क्यू, मतलब चेंज इन क्वांटिटी, ट्रायंगल पी का मतलब, इसको ट्रायंगल बाय द वे नहीं बोलते, इसको डेल्टा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, नॉर्मल पी का मतलब होगा ओरिजिनल पी, क्यू का मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब शुरू वाला, इनिशियल, शुरू में हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 10 रुपए प्राइस था और क्वांटिटी 5 था, है ना। ये फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो तुमको इसको याद रखना है, बहुत सिंपल सा है, याद रहेगा। देखो एक सम मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, फिर तुम इजीली समझ पाओगे। सोल्यूशन नहीं देखेंगे हम, सिर्फ सम देखेंगे ताकि हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सके। दोनों भी तरीके से मैं बता दूंगी ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले बोला क्वेश्चन क्या, अच्छे से पहले ध्यान से पढ़ेंगे। बोला प्राइस था 20 रुपए पर यूनिट, पहले कितना था प्राइस, 20 रुपए, ठीक है। उस टाइम पे 100 यूनिट सप्लाई होता था, प्राइस बढ़ गया 30 रुपए में, ठीक है। कितना यूनिट सप्लाई होता था, 150 यूनिट्स। तुमको इतना डेटा मिल गया ना, सब कर लोगे तुम। दो तरीके से निकालते हैं प्राइस, पहले तो परसेंटेज वाले तरीके से, परसेंटेज वाले तरीके के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल पाएंगे हम लोग, बिल्कुल निकाल पाएंगे मैम, 50/100 इंटू 100, 50% मैम, ओके। प्राइस निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल, 10/20 इंटू 100, है ना, 5, 50%, मैम आंसर इज 1, ओके। तो आ जाएगा कि इट इज 1% का रेस्पॉन्सिवनेस, प्राइस इलास्टिसिटी इज 1%। चलो मैम एक और तरीका बता रही थी ना, ट्रायंगल ट्रायंगल करके, हाँ बेटा उसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। मैम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, चेंज इन क्वांटिटी कितना है मैम, 50 यूनिट्स, चेंज इन प्राइस कितना है मैम, 10 यूनिट्स, इनिशियल प्राइस कितना है मैम, 20 यूनिट्स, इनिशियल क्वांटिटी कितना है मैम, 100 यूनिट्स, काटो, 5 2 10 बाय 1 10, यही है ना, 0 0 0 0, हाँ ठीक है। यस मैम। तो 10, 5 2 10 होगा, 10/10 कट गया, कितना आएगा 1, 1। यहाँ कितना था 1%, यहाँ कितना है 1। यस मैम। हाँ मैम समझ तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हम लोग को, हम लोग निकाल लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। यहाँ दिख रहे आंसर, इलास्टिसिटी 1, यस मैम। ऐसे ही ना, ये जो तुमने निकाला ना, अब ये जो तुमने निकाला इसके ऊपर तुमको एक आंसर लिखना पड़ता है, और इस टाइप के 5 डिग्रीज हैं, 5 डिग्रीज है, डिग्रीज क्या क्या है 5, एक होता है यूनिट इलास्टिक, जहां पे, जिसका मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जितना से क्वांटिटी सप्लाई हुआ है उतना ही से प्राइस भी चेंज हुआ है। एक और है, उसको बोलते हैं क्या,
मोर देन यूनिट इलास्टिक, जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है किससे बताओ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। उसके बाद है लेस देन, इसका एक शॉर्टकट होता है, ठीक है, लेकिन पहले आप ये सब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप इजीली समझ लोगे कि वो क्या है। एक होता है जियोमेट्रिक मेथड, जो करने जाओगे तो सब भूल जाओगे, इसीलिए मैं बोलूंगी मत करो, ये सब भूलने वाला हरकत है। ये थोड़ा सा पढ़ लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, इसको बस रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। ये सब थोड़ा सा टफ चीज है, मैं नहीं चाहती कि ज्यादा टफ में जाओ और सब खराब कर लो, ठीक है, बस इसको रीड कर लेना, इसमें जो होगा देख लेना। जो मेन पोर्शन था, जो समझ आने लायक था, जो सॉल्व कर सकते हो, वो मैंने अच्छे से बता दिया। इलास्टिसिटी वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं एक और क्लास लूंगी तुम लोग का इवनिंग तक, थोड़ा सा दिमाग को अपना फ्रेश कर लो तब तक, जहाँ पे मैं थोड़ा इलास्टिसिटी अच्छे से बताऊंगी, और आपका एक जो मार्केटिंग या मार्केट वाला जो चैप्टर है वो मैं करवा दूंगी। तब तक के लिए जितना सारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लो, शाम को कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से पूछ लेना। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके।